हम लोग क्लास 10th का ना इकोनॉमिक्स का चैप्टर, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6, वो कंप्लीट करेंगे, कंज्यूमर राइट। The collage you see below contains some news clipping of consumer court verdicts। आपको ना नीचे कुछ कोलाज दे रखा है, कुछ पेपर का कटिंग दे रखा है ना, उसमें हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो होता है ना कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स के ना प्रूफ हैं। Why did the pupil go to the consumer court? लोग जो होता है ना कंज्यूमर कोर्ट क्यों जाते हैं, किस सिलसिले में लोग जो होते हैं ना वो कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। This verdict came about because some pupil persisted and struggling to get justice। ये सारा न्यूज़ कब आया है, जब कुछ लोग जो होता है ना वो क्या कर रहे हैं ना, जब कुछ लोग जो रहे ना न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ, इस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं। इन वॉट वे वेयर दे डिनाइड जस्टिस, अब किस तरीके से उनको न्याय मिला है। मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज द राइट एज कंज्यूमर टू फेयर डील फ्रॉम द सेलर व्हेन दे फेल्ड दे हैड बीन डिनाइड अ जस्ट ट्रीटमेंट। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि बेसिकली जो होता है ना कि किस तरीके से उनके साथ क्या भेदभाव हुआ है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है जिसके लिए उनको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, मतलब खरीदता है। तो कंज्यूमर मार्केट प्लेस में क्या होता है, देखिए वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर भी पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ कंज्यूमर भी पार्टिसिपेट करते हैं। एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर डिस्कस अर्लियर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। देखिए अगर हम लोग ना प्रोड्यूसर है तो हम लोग किस सेक्टर में मेनली बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रोड्यूस करेंगे, इंडस्ट्री के सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में। अगर हम लोग कंज्यूमर है तो हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए, जिसका ज़रूरत हम लोगों को रहता है, उसको खरीदने के लिए हम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस आर द फाइनल गुड दैट द पीपल एज कंज्यूमर यूज। ये जो होता है ये हमारा फाइनल गुड कहलाता है जो हम लोग कंज्यूम कि जो भी चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं मार्केट से, अगर मानिए हम एक दूध का पैकेट लेने जा रहे हैं तो दूध हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेप दैट वुड फॉर प्रमोट डेवलपमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जानेंगे ना कि किस तरीके से जो होता है एज अ कंज्यूमर हमारे अंदर कितना ताकत है, हम लोग किस तरीके से, अगर हमारे साथ कोई चीट होता है या फिर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी होता है तो हम लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। दिस कुड बी for the protections of worker, unorganized sector or to protect people from high interest rate charged by money lender। ये बेसिकली किसको है, किसके लिए है, तो वर्कर्स वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए है। मनी लेंडर जो उन पे कभी कभी हाई रेट चार्ज कर देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, तो उनसे ना बचाने के लिए है। इन द इनफॉर्मल सेक्टर सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम लोग ना रूल्स और रेगुलेशन की बात करें ना, किसी भी सेक्टर में अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे इन्वायरमेंट को में शांति बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल money lender in the informal sector that you read about the chapter 3 adopt various tricks to bind the border. They could make the producers sell the produce to them at a low rate. In return for timely loan, they could force a small farmer like Swapna to sell the land and pay back the loan. Similarly, many people who work in the unorganized sector have worked to at a low wages and accept the conditions that are not fair and also are also often harmful to their effect। देखिए to their health। हम लोगों ने ना मनी एंड क्रेडिट में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि किस तरीके से जो होता है ना मनी लेंडर्स जो होते हैं ना वो अपने ना जैसे जो साहूकार होते हैं वो क्या करते हैं ना दूसरों को पैसे देते हैं और वो अपने पैसे को ना निकालने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स को पैसे देते हैं और उनसे पैसे निकालने के लिए ना कि उनसे पैसे ऐंठने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का हेल्थ कंडीशन क्या है, मतलब वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लोटेशन वी हैव टॉक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये इन सब चीज़ से बचाने के लिए ना हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी।
there are organization that have struggled for long to ensure that these rules are followed. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो लंबे समय से काफ़ी मेहनत करें ताकि रूल्स और रेगुलेशन जो है वो सेटअप किया जा सके. देखिए क्या है, लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ्टन फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन. देखिए मार्केट में क्या होता है ना, कभी कभी कंज्यूमर के साथ ना मतलब कंज्यूमर जो होता है कभी कभी एक्सप्लोट हो जाता है, लेकिन फिर भी जो होता है ना वो अपने आप को अकेला पाता है, वीक पोजिशन में पाता है. वेन एवर देयर इज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ गुड्स और सर्विस दे हैड बीन बाउंड द सेलर ट्राई टू शिफ्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बायर. जैसे अगर मानिए हम लोग कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं और अगर हम लोग उसको घर ले आए और कल होके उसमें कोई फॉल्ट निकला, जब हम लोग एक्सचेंज करने जाएंगे ना तो बायर जो होता है ना वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा. Their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere, as if the seller has no responsibility once a sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. जो हम लोगों का प्रोड्यूसर होगा जनरली वो क्या बोलेगा कि अगर आपको मेरी दुकान का सामान पसंद नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन एक बार सामान बिक जाने के बाद मेरा जो होता है ना उस एक बार सामान बिक जाने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. तो कंज्यूमर मूवमेंट इसलिए बना ना ताकि जो है इस सिचुएशन को खत्म किया जा सके. एक्सप्लोटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन इन वेरियस वेज. एक्सप्लोटेशन जो होता है मार्केट प्लेस में वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम ट्रेडर indulge the unfair trade practices, such as when shopkeeper wait less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or where adulterated defective goods are sold. ये जो एक्सप्लोटेशन होता है ना वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. जैसे कि ना, जैसे आप 1 किलो चीनी लेने जाइए तो वो क्या करेगा, अपने तराजू में कुछ ऐसा रख देगा जिससे आपका चीनी जो होता है वो 900 ग्राम ही होगा या 950 ग्राम ही होगा. या फिर क्या होगा, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देगा. या फिर जो होता है 5 रुपये का बिस्किट है आपको 6 रुपये चार्ज करेगा. तो इस तरीके से ना कुछ एक्सप्लोटेशन होता है. मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर आर फ्यू पावरफुल वेयर एज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट. देखिए मार्केट तब तक अच्छे से काम नहीं कर सकता जब तक प्रोड्यूसर कम अमाउंट में हो और काफ़ी पावरफुल होता है. और कंज्यूमर जो होता है वो जनरली एक दुकान से तो सबको शिकायत नहीं हो सकता है. कंज्यूमर क्या होता है, छितरा हुआ रहता है और छोटे छोटे अमाउंट्स में खरीदारी करता है. दिस हैपन स्पेशली वे लार्ज कंपनी आर प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स. ये जो होता है स्पेशली तब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो गुड प्रोड्यूस कर रही है. दिस कंपनी विथ ह्यूज वेल्थ, पावर एंड रिच कैन मैन्युपुलेट द मार्केट इन वेरियस वे. ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना ये क्या करती है, काफ़ी अमीर होती है, काफ़ी इनके पास पावर होता है और लोगों को ये आसानी से मैन्युपुलेट कर देती है. At time false information is passed on through the media and other sources to attract consumer. कभी कभी जैसे कि ना हम लोग टीवी पे ब्रेक देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्रेक जो है उसमें जो जितने भी ब्रेक्स आ रहे हैं उनमें जो प्रोडक्ट को लेकर जो ऐड दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सही ही है. कभी कभी क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी फॉर एयर सोल्ड पाउडर फॉर मिल्क फॉर बेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, क्लेमिंग दिस इज द बेटर देन मदर मिल्क. जैसे कि ना एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो क्या करता है, दूध बेचता है, बच्चों के लिए जो पाउडर वाला दूध होता है वो बेचता है. वो दावा करता है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो कंपनी का दूध सबसे ज़्यादा बेटर है और मदर के मिल्क से ज़्यादा बेटर होता है. इट टुक ईयर ऑफ स्ट्रगल बिफोर द कंपनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम. बहुत सारा केस वगैरह हुआ तब जाके कंपनी ने ये बात एक्सेप्ट की कि ये जो क्लेम है ना ये फॉल्स क्लेम है. सिमिलरली अ लॉन्ग बैटल हैड टू बी फाउट विथ अ कोर्ट केस टू मेक अ सिगरेट मैन्युफैक्चर कंपनी एक्सेप्ट दैट द प्रोडक्ट कुड काउज कैंसर, हेंस देयर इज नीडेड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर. उसी तरीके से जो सिगरेट की कंपनी होती है उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया ताकि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि उनके प्रोडक्ट से लोगों को कैंसर होता है. तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ना कि रूल्स और रेगुलेशन जो होता है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर का जो होता है ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, एक्सप्लोटेशन से कंज्यूमर को बचाया जा सके. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स. जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था जब मैं क्लास 9th या 10th में थी, आई वॉज रियली शॉक्ड
टू सी हमारे पास इतने राइट्स हैं एंड वी डोंट इवन नो अबाउट दैट. आई लर्न सो मच. लाइक पहले आई जेन्युइनली फेल्ट एंड आई गेस आप में से भी बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर हम कोई सामान ले आए और उसमें कुछ गड़बड़ी निकली तो पहला रिएक्शन यही होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था. फिर भी चलो करेज गैदर की कि आप सोचते हो कि चलो चेंज करते हैं या शॉपकीपर से जाके बोलते हैं कि ये क्या भैया क्या दे दिया आपने सामान. बट देन समवन इन योर फैमिली विल बी लाइक अरे क्या यार छोड़ो, ये कितने का ही तो सामान है, क्या जाओगे, रहने दो. So you're stuck there. You're like, okay, fine. I guess I have to just forget it. रहने दो, क्या कर सकते हो. But no more, क्योंकि as consumers हमारे पास बहुत सारे rights हैं जिनकी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जिसको कि जानने के बाद आपको ऐसे परेशान महसूस नहीं होगा. The consumer in the marketplace. तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट क्या होता है. मार्केट वो जगह है जहाँ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों मिलते हैं. प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो चीज़ें बेचते हैं और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं. तो ये मार्केट प्लेस कहीं भी हो सकती है. जैसे आप अपने घर पे बैठकर भी मार्केट जा सकते हैं. अरे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन मार्केट्स हैं. इसलिए इन सब जगह पे हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टली नहीं मिलते बट वर्चुअली मिलते हैं. तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स में किसी से भी हो सकते हैं. 3 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. तो प्रोड्यूसर्स अपना सामान बेचते हैं और कंज्यूमर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो चीजें खरीद कर. तो मार्केट में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि ना प्रोड्यूसर्स को परेशानी हो ना कंज्यूमर्स को परेशानी हो. प्रोड्यूसर्स के लिए क्या रूल्स होते हैं? जैसे जो भी सामान प्रोड्यूस होता है बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि इतने सारे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो सही एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों. उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है कि उनको कम वेजेस पे काम करना पड़ रहा है या हार्मफुल कंडीशन में काम करना पड़ रहा है. और अगर प्रोड्यूसर्स को पैसों की ज़रूरत हो तो जो मनी लेंडर्स हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं. और साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स के लिए होता है कि उनको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान बनाते वक्त वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएं. सिमिलरली ऐसे ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक अकेला कंज्यूमर होगा वो बहुत वीक पोजीशन पे होगा. क्योंकि अगर एक अकेला कंज्यूमर अगर सेलर के पास जाके कंप्लेन करेगा तो सेलर पूरा ब्लेम बायर के ऊपर डाल देगा ना कि अरे आपको नहीं समझ आया तो आपने क्यों लिया, या फिर आपको नहीं समझ आया तो कोई और शॉप में जाओ. तो जो कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई वो इसी चीज को चेंज करने के लिए हुई. तो मार्केट में कंज्यूमर के साथ कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है बट आई टेल यू क्या क्या होता है. फेक प्रोडक्ट्स, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस. और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कभी कभी आपको फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वेटिंग, ओके, जब हम सामान का वेट करते हैं तो उसमें भी बड़ा हेरा फेरी होती है. अडल्टरेशन मतलब मिलावट, तो ये तो सबको पता है कितना मिलावट है. दूध में मिलावट है, दाल चावल सब में तो मिलावट ही है. फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ पॉजिटिव बताते हैं कि ये आपको गोरा कर देगा, ये आपको पतला कर देगा, ये आपकी पिंपल्स हटा देगा, ये आपकी हाइट बढ़ा देगा. सो लाइक यू गेट द आइडिया. एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं मार्केट में. इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, क्या उनके सामान में पड़ा है, क्या कैसे बना है ये चीजें, या फिर चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. एक्स्ट्रा चार्ज करना ये मोस्टली सर्विसेज सेक्टर से मैंने देखा है. व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड देन फाइनल आपका बिल आता है तो उसमें पता नहीं कितना सारा चार्जेस. ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं. इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन अपने सामान बेचने के लिए डिसेप्टिव, फ्रॉड्यूलेंट और अनएथिकल चीजें कर रहे हैं. तो जो कंपनीज हैं इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बहुत रीच भी है और ये किसी भी मार्केट को इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं. और आजकल तो कंपनीज एक दूसरे के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता के कंज्यूमर को इजीली मैनिपुलेट कर सकती है. तो ये सब चीजों से बचने के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए ताकि मार्केट में कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. कंज्यूमर मूवमेंट, तो ये सब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे सेलर्स, ये देखते हुए कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई और ये बहुत सालों की मेहनत लगी. तब जाकर लोग जागरूक हुए और अपने राइट्स को समझने लगे और उनको ये समझ में आया कि मार्केट में कैसे उनको चीट किया जाता है. अब हमारे ऊपर नहीं है कि अगर कोई सामान खराब हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी है, बट अब ये सेलर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स वो बेच रहे हैं या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो. इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत तब हुई थी जब ये फील
फील किया जाने लगा कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। और लीगल सिस्टम कोई अवेलेबल नहीं था तब हमारी कंट्री में कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ बुरा होता है तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए अपनी ये परेशानी सॉल्व करने के लिए। तो इन सब की वजह से 1960 से कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। 1970s तक ये जो कंज्यूमर मूवमेंट हो रहा था, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका काम मोस्टली आर्टिकल्स लिखना या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना तक सीमित था। इन तरीकों से ही वो लोगों को जागरूक करते थे। फिर लेटर ऑन उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप बनाना शुरू किया और राशन शॉप्स में जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर जो ओवर क्राउडिंग हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई। इंडिया में अभी बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स हैं। इन सब चीजों की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट सक्सीड हुआ और बिजनेस और गवर्नमेंट पे प्रेशर बना कि वो सही तरीके से काम करें और वो चीजें ना करें जो कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर हो। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसको कि पॉपुलरली कोपरा कहते हैं। सो लेट्स सी इस एक्ट में हम कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स मिले हैं और ये राइट्स हम अच्छे से समझेंगे रेजी, अमृता, सिमरन और प्रकाश जी की हेल्प से। राइट टू सेफ्टी। रेजी क्लास 9th का स्टूडेंट था और उसको अपने टॉन्सिल्स रिमूव कराने के लिए एडमिट किया गया था एक प्राइवेट क्लिनिक में केरला में और उसका ऑपरेशन हुआ जनरल एनेस्थीसिया देकर। बट ये एनेस्थीसिया की वजह से रेजी के ब्रेन में अबनॉर्मैलिटीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ के लिए अपाहिज हो गया। उसके फादर ने कंप्लेन की स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट रिमेम्बर कि वो स्टेट में कंप्लेन फाइल करने गए और उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा 5 लाख रुपए के लिए कि हॉस्पिटल वालों की नाकामी की वजह से रेजी की ये हालत हुई है। स्टेट कमीशन ने बोला कि जो एविडेंस है वो इनसफिशिएंट है और उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। उसके खिलाफ रेजी के फादर ने कंप्लेन की नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेशनल कमीशन ने कंप्लेन को देखा और हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया नेग्लिजेंस के लिए और हॉस्पिटल को बोला कि वो उनको पे करे। तो हॉस्पिटल की गलती की वजह से रेजी को पूरी लाइफ के लिए सफर करना पड़ा। ऐसे ही हमको एज कंज्यूमर्स बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो हमें ये राइट है कि हम सेफ रह सके अगेंस्ट सच गुड्स। तो बहुत से गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको यूज करते वक्त हमें बहुत स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। जैसे नॉर्मल सी चीज जैसे प्रेशर कुकर का वॉल्व अगर खराब हो, अगर डिफेक्टिव हो तो काफी सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि सेफ्टी वॉल्व अच्छी क्वालिटी का हो और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं या नहीं। बट अभी भी हमें खराब क्वालिटी की चीजें मिलती हैं मार्केट में क्योंकि गवर्नमेंट का एनफोर्समेंट काफी वीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इस राइट को समझने के लिए हम अमृता की स्टोरी देखेंगे। अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। उसने कोई गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसने इंटरव्यू दिया और अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाए। बट बहुत टाइम हो गया और उसको रिजल्ट का कुछ पता नहीं चला। तब उसने ऑफिशियल से पूछा कि बताइए कब हमारा रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने भी कोई ढंग से रिप्लाई नहीं किया। तब अमृता ने RTI फाइल किया और बोला कि उसको जानने का अधिकार है कि क्या रिजल्ट आया है ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। RTI फाइल करने की वजह से को पता चला कि रिजल्ट देने में इतनी लेट क्यों हो गई है। साथ ही साथ उसको जॉब ऑफर भी मिला क्योंकि उसने इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर किया था। तो हम कंज्यूमर्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन भी मिला हुआ है और इस राइट की वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये बताना जरूरी है कि जो सामान वो बेच रहे हैं उसमें क्या क्या मिला है। तो जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यानी उसमें क्या क्या यूज हुआ है, उसका प्राइस, पैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, ये सब लिखा हुआ होता है ताकि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता हो और हम एक सही डिसीजन ले सके कि हमें वो सामान खरीदना है या नहीं। तो जब हम लोग कोई दवा खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज, या ये लिखा होता है कि दवा खा के आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। और अब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के पावर को और भी बढ़ा दिया गया है और अब कंज्यूमर्स या आम इंसान गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं। तो ये हुआ है 2005 के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से। राइट टू चूज।
नाउ लेट्स सी सिमरन की स्टोरी। सिमरन ने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए, और उसके लिए उसको 60,000 रुपए देने पड़े थे 2 साल के लिए। तो उसने ये सारे पैसे एक साथ दे दिए, बट 1 साल जाने के बाद उसको इतना अच्छा नहीं लगा वो इंस्टीट्यूट। तो उसने बोला कि देखिए 1 साल मैंने पढ़ा है, मुझे अब आगे नहीं पढ़ना, तो 1 साल का पैसा वापस कर दो। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो पैसे देने से मना कर दिया। फिर उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया इंस्टीट्यूट को कि वो 28,000 रुपए वापस करे, क्योंकि उसका राइट टू चूज है। फिर क्या हुआ, इस इंस्टीट्यूट ने कंप्लेन की स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, और स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की बात को सही ठहराया और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर 25,000 का फाइन भी लगाया, क्योंकि उन्होंने फालतू की अपील की। और इतना ही नहीं, उनको 7,000 और देने को कहा एज कॉम्पनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट। ये इंसिडेंट से हमें क्या समझ आया? ये समझ आया कि कोई भी हो, उसकी जो भी एज हो, जो भी जेंडर हो, कैसी भी सर्विसेज वो ले रहा है, हम सबको एज कंज्यूमर्स राइट टू चूज मिला है। यानी हमारे ऊपर है कि अगर हमें कोई सर्विस नहीं अच्छी लग रही तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर हमारे साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना नुकसान हुआ है और आपको कितने का कॉम्पनसेशन चाहिए, आपको या तो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर सीधा नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप अपने अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही या तो आप खुद से अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप किसी लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए हम प्रकाश अंकल की स्टोरी को देखेंगे। उनको मनी ऑर्डर भेजना था अपने गांव में, क्योंकि उनकी बेटी की शादी हो रही थी। ये बहुत दुख की बात है कि ये पैसा उसको शादी के टाइम तक नहीं मिला और ना ही शादी के बहुत दिनों बाद तक मिल पाया। तो वो जब पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए गए कि क्या हुआ मनी ऑर्डर का, तो पोस्ट ऑफिस ने उनकी परेशानी को अच्छे से सॉल्व नहीं किया। फिर वो लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास गए और उनकी एडवाइस ली। देन प्रकाश जी ने कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल किया, जिसके लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ा। और फिर जब कोर्ट के पास उनकी कंप्लेंट गई, तब कोर्ट ने दूसरी पार्टी को, यहाँ पे मतलब पोस्ट ऑफिस को, नोटिस दिया। अब दोनों पार्टी के केस को जज सुनते हैं। तो प्रकाश जी अपना केस खुद से लड़ रहे थे, तो कोर्ट ने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स सुने और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और फिर जज ने कोर्ट का वर्डिक्ट सुनाया। अब क्या डिसीजन आया या नहीं ये पता नहीं, बट प्रकाश जी के फेवर में ही आया होगा। कोपरा के अंदर 3 टियर्ड क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर की डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोर्ट्स होते हैं, जिनको की डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, उनके पास वो क्लेम जाते हैं जिनका क्लेम 20 लाख तक होता है। जो स्टेट लेवल के कोर्ट होते हैं, जिनको की स्टेट कमीशन कहते हैं, उनके पास वो केस जाते हैं जिसमें क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ तक का होता है। नेशनल कमीशन में वो क्लेम जाते हैं जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम होता है। अगर सपोज कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो कंज्यूमर स्टेट या फिर नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। तो कोपरा एक्ट की वजह से हम कंज्यूमर्स को राइट टू बी हर्ड मिला है, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर्स कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात सुना सकते हैं। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, और ये है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि एज कंज्यूमर्स हमारा ये राइट है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एज कंज्यूमर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे अपने राइट्स को लेकर, तब हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं गुड्स और सर्विसेज लेते समय। तो गवर्नमेंट कई सारे पोस्टर्स इशू करती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई सेलर गलत करता है। साथ ही साथ टेलीविजन पे कई एड आते हैं जो कि हमें हमारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताते हैं। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि कोई सामान की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। कभी जब आपने कोई सामान लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कोई मार्क होता है, जैसे ISI, हॉलमार्क या फिर एग मार्क। ये कंज्यूमर्स को अश्योर करता है कि जो भी गुड वो ले रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का है। तो प्रोड्यूसर्स अपना सामान इन ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरा सामान देखिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ये जो ISI मार्क होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे हेलमेट्स पे। हॉल मार्क होता है ज्वेलरी पे, जैसे गोल्ड पे। और एग मार्क होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। और प्रोड्यूसर ये जो सर्टिफिकेट है ये अपने सामान में यूज करता है ताकि हमको एज कंज्यूमर्स पता चले कि ये सामान एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का है। ये जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर्स के लिए कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन से अपना सामान चेक कराना हो। ये चेक नहीं भी कराए तब भी ठीक है, बट कुछ चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है, जैसे कि सिलेंडर्स पे, फूड पे,
ड्रिंकिंग वाटर पे। ये सब चीजें जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, इन सब के लिए जरूरी है कि इन प्रोड्यूसर्स के पास सर्टिफिकेट हो ऑर्गेनाइजेशन का। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं इंडिया में, क्योंकि 1986 में इसी दिन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। इंडिया उन कंट्रीज में से है जहाँ पे कंज्यूमर के लिए अलग से कोर्ट है। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट अभी काफी पॉपुलर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, ये एक्टिविटीज करते हैं और कंज्यूमर तक जागरूकता फैलाते हैं। बट हमारे यहाँ कंज्यूमर रिड्रेसल का प्रोसेस में बहुत परेशानियां हैं। कभी कभी कंज्यूमर्स को लॉयर का इंतजाम करना पड़ता है, इन केसेस को फिल करने में टाइम जाता है, प्लस कोर्ट के चक्कर काटने में टाइम जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सामान खरीदते हैं बट ट्रांजैक्शन का हम लोग बिल नहीं रखते, इसकी वजह से हमारे पास एविडेंस भी नहीं होता है और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोपरा एक्ट बने हुए कई साल हो गए हैं, बट अभी भी बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। बट अब पहले से तो बेटर ही हालत है, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं। बट अभी भी मार्केट में सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब तभी और अच्छे हो सकता है जब हम एज कंज्यूमर्स अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए और हम अपने लिए खुद आवाज उठाएंगे। और मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। गवर्नमेंट ने 2019 में एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, क्योंकि 1986 वाले एक्ट को बहुत टाइम हो गया और हमारा देश बदल रहा है और दुनिया भी बदल रही है। तो ये न्यू एक्ट आया है हमारे ये ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And thank you so much for subscribing to my channel. I've reached around 60,000 now. And thank you for subscribing to my channel. And if you like the video, consider subscribing. And I'll see you guys in the next video. Till then, take care and bye-bye.